আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की आधारशिला रखी। यह सिविल अस्पताल अगरतला के जैक्सन गेट क्षेत्र में स्थित होगा। अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राज्य सरकार की मदद से अपना पहला हॉस्पिटल खोलने जा रही है, जो अगरतला शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जैक्सन गेट पर इस अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अस्पताल में स्थानीय लोगों, व्यापारियों, अगरतला आने वाले आम लोगों और श्रमिकों को विशेष रूप से लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि इसका निर्माण कार्य अगले 6 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। लोकालिटी तो आছেই, পাশাপাশি এখানকার যারা বিজনেসম্যান আছে আগরতলা শহরের মেইন, তারাও কিন্তু এই ফেসিলিটিস পেতে পারে। তাদের জিবি বা আইজিএম যাওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে যে যারা বিভিন্ন কাজে এখানে আগরতলাতে আসে, তারাও কিন্তু এই হসপিটালের পরিষেবা নিতে পারে। প্লাস যারা শ্রমিক আসে, তারাও কিন্তু এই স্বাস্থ্য পরিষেবা এখান থেকে নিতে পারে। আমরা এইরকম একটা জায়গা, মানে এটাকে এটা আরবান সিএসসি বানানো, মানে সত্যিকারের অর্থে এটা সাধারণ মানুষের খুব কাজে আসবে। তাছাড়া যে লোড আইজিএম হসপিটাল আছে, সেই লোডও কিন্তু কমবে। এটা মাইনরিটিও রাখা হয়েছে, লিফটের ব্যবস্থা আছে, র্যাম্পের ব্যবস্থা আছে। তো 6 মাসের মধ্যে এটা টোটাল কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং এটা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওনারা এটাকে দেখে রাখবে। এটা আমাদের একটা পরিকল্পনা। ऐसा एक हॉस्पिटल मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन चल रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऐसा हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस तरह के हॉस्पिटल का निर्माण अंततः शुरू हो गया है। যেগুলো ডিজাইন বাই দা মানে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, তো সেই চিন্তাধারা আমি মাননীয় মেয়র সাহেবকে বলেছিলাম যে এরকম আমরা যদি আগরতলার এরকম করতে পারি, তো আলটিমেটলি আমাদের যে কিরণজি, আমাদের যে সেক্রেটারি মহোদয়, ওনাকে বলা হলো। তো আমরা খুঁজছিলাম কোথায়, এখানে যখন যারা যে কারণে এটাকে ব্যবহার করছিল তারা ওইখান থেকে চলে গেছে, লেবার ডিপার্টমেন্ট ছিল, তাদের আলাদা নতুন বিল্ডিং হয়ে গেছে। এটা প্রপারলি একটা ইউজ হবে, যদিও কিছু জায়গায় প্রপারলি কিছু জায়গায় তোড়ফোড় করতে হবে, কিন্তু কিউবিকেল বানিয়ে আমার মনে হয় এটা একটা, যদি সকাল 8টার থেকে রাত্রি 8টা অবধি এই মানে পরিষেবা দেওয়া যায়, একটা বিরাট লোড, মানে যারা আপনারাও যারা আছেন হঠাৎ করে মনে হবে চলো একদম সেন্টার, আগরতলা শহরের সেন্টার, যে আচ্ছা আমি দেখিয়ে আসি ডাক্তারবাবু। মানে এটা খুবই এটা মানে পরিষেবার ক্ষেত্রে আমি বলবো একটা নতুন পালক, মানে স্বাস্থ্য বিভাগে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে এটা কানে ঘুষলো, আমি বলবো টুপিতে ঘুষলো। তো এটা আমার মনে হয় আমি খুবই ভেরি হ্যাপি। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম। আর স্বাস্থ্য পরিষেবা, यह 24,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल अगरतला के हार्ट ऑफ जैक्सन गेट में बनाया जा रहा है। 50 बेड वाले इस हॉस्पिटल का निर्माण अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। यह अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल के 51 वार्ड को मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्विसेज भी उपलब्ध होंगी। प्रारंभ में राज्य सरकार इस हॉस्पिटल को डॉक्टर्स और नर्सेस उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार भी 2 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस अवधि के बाद अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्वतंत्र रूप से हॉस्पिटल का प्रबंधन करेगी। राज्य सरकार की भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस हॉस्पिटल का विस्तार करने का भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बाधारघाट खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, हॉकी और फुटबॉल मैदान का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में कुल 8 सिंथेटिक फुटबॉल मैदान है और उदयपुर में एक नया मैदान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल को सबसे प्रभावी माध्यम बताया। पिछले 7 वर्षों में राज्य में खेल सुविधाओं के विकास में रिवाइवल देखा गया है। अतीत की जीर्ण शीर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को अलविदा कहते हुए वर्तमान में राज्य भर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी तक एक आरटी सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड है। इस कड़ी में उदयपुर में एक और सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड का निर्माण किया जा रहा है।
धौलागिरी में एक खेल परिसर बनाया जा रहा है। युवाओं को नशे की लत से बचाए रखने के लिए खेल ही एकमात्र उपाय है। राज्य सरकार खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बादरघाट स्थित दशरथ देव स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित देवभक्ति जमातिया सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्वदेश प्रियानंदी सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड और प्रतुल भट्टाचार्य सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के उद्घाटन की घोषणा की। প্রায় অলরেডি আজকে নিয়ে 8টা সিনথেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড হয়ে যাবে, আরেকটা হচ্ছে সেটা উদয়পুরে, সেটাও তৈরি হচ্ছে এবং নতুন করে আরেকটা স্পোর্টস এরিয়া তৈরি হচ্ছে ভোলাগিরি আশ্রমের। বিরাট, আমি বলেছি প্রায় সেখানে বোধহয় 4-5 হাজার লোক সেখানে আসবে এখানে। তো আমি আশা করি আগামী দিনে সমস্ত আমাদের স্পোর্টসকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কারণ আমরা ডি এডিকশন সেন্টার আমরা করছি প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে, কিন্তু আমাদের এখানে এখন সবচেয়ে বড় যে সমস্যা সেটা হচ্ছে এডিকশন, ড্রাগ এডিক্টেড। তাদের থেকে যদি বাঁচতে হয় খেলা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের ছেলে মেয়েরা যদি খেলার সাথে যুক্ত থাকে তাহলে আমি নিশ্চিত যে ড্রাগ এডিকশন থেকেও অনেকে দূরে থাকবে, ব্যস্ত থাকবে। বললাম তো, হেলদি মাইন্ডস অলওয়েজ রিমেইনস ইন হেলদি বডি। কাজে খেলাধুলা করা উচিত এবং আমাদের সরকার একটা বাড়তি সুবিধা হয়ে গেল, যেহেতু আমি স্পোর্টসের সাথে যুক্ত ছিলাম। যখনই স্পোর্টসের বিষয়ে কোনো আসে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলি গো হেড। হেলথের সাথে একই অবস্থা, নিজে ডাক্তার, খুব ওরা সুযোগ পাচ্ছে, তো যেখানে যায় এত। राजनीति और प्रशासन एक ही स्थान पर, दूसरी ओर रचनात्मक लोगों के काम को मान्यता मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर लेके आगे बढ़ रही है। নেতারার নামে হবে অনেক কিছু, কিন্তু যারা ত্রিপুরার নাম, যাদেরকে ইতিহাসে তাদেরকে ধরে রাখতে হবে। আমার খুব ভালো লাগলো, মানে দেবভক্তি জমাতে আর মেয়েকে দেখে আমি ভাবতে পারিনি যে ওর মেয়ে এত বড় হয়ে যাবে, প্রথম দেখলাম আমি। এটার মধ্যে একটা আত্মিক যে ফিলিংস সেটা কিন্তু চলে আসে। রাজনীতি এক জায়গায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক জায়গায়, কিন্তু এখানে এদের নামে যে আজকে হকি গ্রাউন্ড হলো, ফুটবল গ্রাউন্ড হলো, অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক হলো, অক্ষয় হয়ে থাকবে নেক্সট জেনারেশনের কাছে। ওরা সবসময় ওই নামে কিন্তু চিহ্নিত থাকবে। ওরা ফিজিক্যালি দে আর নট হেয়ার, বাট তাদের ইমর্টাল যে কাজ করে গেছে সেগুলো কিন্তু মানুষ, স্টুডেন্টরা আগামী দিনে মনে রাখবে। राज्य में दूसरा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बादरघाट स्थित दशरथ देव स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में न्यूली कंस्ट्रक्टेड देवभक्ति जमातिया सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है। पानीसागर RCPE में एक और सिंथेटिक एथलेटिक फील्ड है। उल्लेखनीय है कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक में निर्माण पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस 400 मीटर ट्रैक पर दौड़ सहित विभिन्न एथलेटिक इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से एक फुटबॉल फील्ड बनाया गया है। दूसरी ओर इस परिसर के अंदर एक सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड और एक सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल फील्ड का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के प्रमुख खिलाड़ियों के परिजनों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एथलीट्स के लिए न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह उपस्थित थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल के माध्यम से अल्पसंख्यकों को चिंतित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ बिल के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के हिस्से के रूप में राज्य में भी विभिन्न विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीमा पर कंटीले तारों की दूसरी ओर रहने वाले बांग्लादेशी मूल के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वक्फ बिल संसदे एने এই বিল প্রয়োগ করে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ, এটা মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট, শিখ, জৈন, পার্সি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের
তাদের অধিকারকে খর্ব করার জন্য একটা প্রয়াস। এটা কেন্দ্রীয় সরকার এই ওয়াকফ বিলকে সামনে রেখে আগামী দিন আরও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের তাদেরকেও সংকুচিত করা, তাদের আশঙ্কিত করা, তাদের জনজীবনে একটা ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে এই যে ওয়াকফের যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্বগুলির মধ্যে হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলের মাধ্যমে তারা সেটার প্রচেষ্টা নিয়েছে। আমরা এর বিরোধিতা করে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, আমাদের সাংসদরা তারা এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরাও আজকে এই সভায় সংখ্যালঘু আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसएससी पैनल को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसके तहत 26,000 शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त कर दी गई। साथ ही अदालत ने प्रभावित कर्मचारियों को प्राप्त वेतन लौटाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लगभग 26,000 नौकरियां रद्द कर दी गई। यह फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुनाया। पिछले साल अप्रैल में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद सब्बर राशिद की खंडपीठ ने एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में 2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9th, 10th, 11th, 12th यानी 2016 के पूरे पैनल की नियुक्ति रद्द कर दी थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नियुक्ति में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, योग्य और अयोग्य का चयन करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग दोषी नहीं है वह अन्य नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जिन लोगों ने अवैध रूप से नौकरियां पाई है और उन्हें दोषी पाया गया है, उन्हें अपना वेतन वापस करना होगा। सीबीआई इस मामले की जांच जारी रखेगी। जिन लोगों को पहले अन्य सरकारी नौकरियां मिली थी और वे उसे छोड़कर एसएससी में शामिल हो गए थे, वे अपने पुराने पद पर वापस लौट सकते हैं। उन्हें 3 महीने के भीतर ट्रांसफर के लिए आवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस आदेश के बाद सृजित रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अगले 3 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के खिलाफ जांच के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को भी बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और बेरोजगार लोगों के एक वर्ग ने भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को पूरी हो गई थी। देश के सर्वोच्च अदालत ने आखिरकार गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तिपरामौथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने टिप्पणी की कि अगर पूर्वोत्तर को स्पर्श भी किया तो बांग्लादेश टुकड़ों में बिखर जाएगा। उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि पूर्वोत्तर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो बांग्लादेश विभाजित हो सकता है और ग्रेटर तिपरालैंड का गठन संभव हो जाएगा। उन्होंने तिपरासा समुदाय की एकता पर जोर देते हुए बताया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक समुदाय की पहचान भी है। उन्होंने थंसा को केवल एक शब्द नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व की आधारशिला बताया। बांग्लादेश का लीडर मोहम्मद यूनुस चाइना में बैठकर हमारा क्षेत्र को धमकी देता है। आज खागराछड़ी में, बांदरबन में, कुमिल्ला में, चिटगोंग में हमारा बुरुई के संग बलात्कार किया जाता है। अगर आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है तो आपको मारा जाता है। आज ये मोहम्मद यूनुस चाइना से दोस्ती करके हमको धमकी देता है और त्रिपुरा से एक लीडर ये बांग्लादेशी को चैलेंज कर रहा है। ये लीडर अगरतला से नहीं है, गांव से
अपना तिप्रामोथा का बुबागरा बांग्लादेश को चैलेंज कर रहा है। अगर आपका हिम्मत है, अगर आपके पास हिम्मत है, तो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा को छू के तो देखो। 2 मिनट में बांग्लादेश का टुकड़ा टुकड़ा करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। गोंडाछड़ा अनुमंडल के पंचरत्न क्षेत्र में 3 महीने की बकाया रेगा मजदूरी, सड़क मरम्मत और पीने के पानी की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने सड़क अवरोध किया। इस प्रदर्शन में ठाकुरछड़ा के गुनरतपाड़ा, रोहिष्याबाड़ी ब्लॉक और डुम्बुरनगर ब्लॉक के कई लोग शामिल हुए। लंबे समय से मांगों की अनदेखी के कारण लोगों ने यह कदम उठाया है। अवरोध के चलते सुबह से यातायात सारा ठप हो गया। विरोध प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारीगण इस गर्मी में एसी में बैठे हैं, लेकिन जनता की समस्याएं सुनने का उनके पास वक्त नहीं है। आरती ब्लॉकेर আমরা গন্ডাছড়া ডুমুরনগর ব্লক 2টা ব্লকের আজকে স্ট্রাইক বসে আছে। গত জানুয়ারি মাসের কাজ চলছে, এখন এপ্রিল মাস চলছে, 1000 টাকা না, এখন 70 মাসের 1000 টাকার দাবি আমি বিদ্যুৎ কাছে চাই, আমি অনুরোধ চাই, বিদ্যুৎ কাছে জবাব চাই। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस शुक्रवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आमने सामने बैठक होने वाली है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुपक्षीय बैठक शुक्रवार 4 अप्रैल को होगी। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और शेख हसीना के भारत के प्रति रुख को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के राजनीतिक हलकों में बिम्स्टेक समिट के दौरान आयोजित इस बैठक को भारत बांग्लादेश संबंधों को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मोदी और यूनुस के बीच औपचारिक बैठक शुक्रवार दोपहर को होगी। इससे पहले दोनों देशों के नेताओं के थाई प्राइम मिनिस्टर पथौन सारावात्रा द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में औपचारिक बैठक करने की उम्मीद है। दोनों देशों का मानना है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच वहां भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बिम्स्टेक लीडर से मिलने तथा हमारे संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि उन्होंने किसी विशेष नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार यदि ढाका और दिल्ली के बीच आपसी समझ स्थापित हो जाती है तो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना आसान हो जाएगा। इस बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों में क्या दिशा है कि इस बारे में अटकलें लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जीएसटी संग्रह में सालाना 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे ये बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा में जीएसटी संग्रह में 32% की बढ़ोतरी हुई है।
भारत का गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन मार्च में वर्ष दर वर्ष 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया। मार्च में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 38,100 करोड़ रुपए था, जबकि स्टेट जीएसटी कलेक्शन 49,900 करोड़ रुपए था। समेकित जीएसटी संग्रह 95,900 करोड़ रुपए और जीएसटी सेस कलेक्शन 12,300 करोड़ रुपए रहा। केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च में नेट जीएसटी कलेक्शन 1.76 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वार्षिक आधार पर 7.3% की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टोटल जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना 9.4% की वृद्धि है। रिफंड को एडजस्ट करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष में जीएसटी कलेक्शन 19.56 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि 8.6% की वृद्धि है। इससे पहले फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 9.1% बढ़कर 1,83,646 करोड़ रुपए हो गया था। केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि डोमेस्टिक सोर्सेज से कलेक्शन में दुगनी बढ़ोतरी के कारण हुई है। जनवरी 2025 में जीएसटी कलेक्शन पुनः 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 12.3% की वृद्धि है। दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.77 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष के इस अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि दर्शाता है। यह नवंबर में दर्ज की गई 8.5% की वृद्धि की तुलना में धीमी वृद्धि है, जो त्योहार सीजन के बाद खर्च में कमी के कारण देखी जा सकती है। इसी बीच बजट में केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी रेवेन्यू में 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। केंद्र सरकार ने बजट में बताया है कि केंद्रीय जीएसटी और कंपनसेशन सेस सहित 11.78 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए जाएंगे। इसी बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी कलेक्शन में दोहरे आंकड़े की वृद्धि देखी गई, जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की विविधता को दर्शाता है। इस संबंध में त्रिपुरा, बिहार, सिक्किम, मेघालय और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जीएसटी कलेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। मार्च में त्रिपुरा में जीएसटी कलेक्शन 32% बढ़ा। केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि बढ़ती आर्थिक भागीदारी और निवेश को दर्शाता है, जो टोटल जीएसटी कलेक्शन में सकारात्मक योगदान करता है। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव जैसे राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में काफी गिरावट आई है, जिसके बारे में आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों में चुनौतियों या प्रशासनिक बाधाओं का संकेत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও।